एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस के फन डे। और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और हम अगले एपिसोड में फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हैं महेश शुक्ला जी, जो सीईओ एंड फाउंडर हैं पेमी के। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, और हम शुरुआत सर इस सवाल से करेंगे कि जो विमेन्स हैं उनके लिए फिलहाल फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए। विमेन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, ये तो आप देश की करंट सिचुएशन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप सोचिए कि आज निर्मला सीतारमण जी को अगर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आज इतनी बड़ी इकोनॉमी को वो कैसे ड्राइव करती। और जो ये सेटबैक्स रहे हैं, जो इतने सारे कोविड जैसी सिचुएशन, उसके ऊपर से ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी पूरी अच्छे से जा रही है। उसको रिवाइव किया इतना डीप होने के बाद चीज़ों में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विमेन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे घरों में हम देखते हैं कि ठीक है, मतलब हमारे पेरेंट्स को हम देखते हैं कि डैड हमारे सोल ब्रेड अर्नर होते थे, वही पैसा कमाते थे, वही डिसाइड करते थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, खर्चे, एक्सपेंडिचर कैसे होगा। बट एट द एंड अगर आप देखिए तो सारा बजट तो मदर ही मैनेज करती थी, कैसे करना है, राशन की प्लानिंग, बिजली का पेमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा इससे एक ये सवाल है कि हाँ, हमेशा से घर को महिलाएं चलाती आई हैं। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है। अब धीरे धीरे वो और ज़्यादा एजुकेटेड होती जा रही हैं, बिजनेस में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में वो इंटरेस्टेड होती जा रही हैं, तो वो अपने करियर पे और फोकस्ड होती जा रही हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनके लिए बढ़ रही है। तो ऐसे में फिर भी अभी भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन तक ये नहीं पहुंच पा रही है, तो उन तक इनको कैसे पहुंचाया जा सकता है। देखिए, उसके लिए थोड़ा रूट पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें, अगर हम कॉलेजेस में भी जाते हैं तो अभी भी फीमेल्स की प्रेफर्ड चॉइस फाइनेंस नहीं रहती है। और अगर हम बात करें, एक बीटेक की पढ़ाई देख लीजिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखिए, तो फाइनेंस को बहुत रेयरली उसको टच किया जाता है। तो पहले तो हमें एजुकेशन लेवल पे ही इसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और उससे भी पहले जब हम पोस्ट नर्सरी स्कूलिंग में हैं, चाहे जहाँ पे भी, वहीं पे हमें थोड़ा एजुकेशन बताना चाहिए कि फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। आज के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले लोगों को ये भी बताना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों उनको जानना है। और जब हम इसको डे वन से कवर करना शुरू करेंगे, स्कूल में ही इसको इम्बाइब कर देंगे, एक पार्ट बना देंगे इसका एजुकेशन सिस्टम का, तो शायद लोगों को और अंडरस्टैंडिंग आए और इंटरेस्ट भी आए इसमें। जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ तो चलिए फिर भी इसका डेवलपमेंट धीरे-धीरे हो ही रहा है। लेकिन जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ हैं, क्या वहाँ तक फाइनेंशियल लिटरेसी और आजकल की जो डिजिटल सर्विसेज़ हैं, इनको पहुँचाना कितना मुश्किल है फ़िलहाल, या किस हद तक वो पहुँच पाई हैं? देखिए, अगर हम पिछले डेकेड से अब में कंपैरिज़न करें तो काफ़ी चेंज है, ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा घरों में घुस चुका है यूट्यूब, हाँ, फेसबुक और वो तो गूगल, ऑब्वियसली। राइट? तो उससे है, लेकिन फिर भी क्या यूज़फुल है, क्या सर्टेन है, क्या रिलायबल है? क्योंकि एक ज्ञान की गंगा है यूट्यूब, उसमें अच्छा ज्ञान भी बह रहा है, बुरा भी। तो हर कोई अपने-अपने चैनल को प्रमोट करे, तो अच्छा क्या है, रिलायबल क्या है, ये जानना एक बहुत ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको फैक्ट्स पता है कि हाँ, ठीक है। आप देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग स्टॉक्स की एडवाइजरी यूट्यूब से लेके और इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा पैसा बर्न कर लेते हैं। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स पता है कि नहीं, ये आदमी सही बोल रहा है, नहीं, तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जी, तो उस अंडरस्टैंडिंग को सर उन तक पहुँचाने का कोई ऐसा तरीका जो आपको लगता है कि वो बेहतर तरीका है लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करने का कि आप अपने फाइनेंसेस को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम स्पेशली वुमेन्स की भी बात करें, तो वुमेन्स बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंट हो जाती हैं कि उन्हें लगता है स्पेशली फाइनेंस में वो डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है शायद उनकी। अब भले ही वो लेवल धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, बट फिर भी काफ़ी हद तक अभी उसे बढ़ाना बाकी है। तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? किन-किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है? अब देखिए, एक फीमेल के लिए ना कई सारे फेसेस होते हैं लाइफ के। एक ठीक है, शी वाज बोर्न, पैदा हुई, पढ़ाई किया, स्कूलिंग करी, फिर होती है शादी, फिर होते हैं बच्चे। अब आजकल जिस तरह से एडवांसमेंट आ रही है, जिस तरह से चीज़ें आ रही है, उसके बाद भी अब आप कोविड जैसी सिचुएशन को ही लीजिए। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पे सोल ब्रेड अर्नर उनके हस्बैंड से, फीमेल वर्किंग नहीं करती थी, उनको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सब, इवन ओला भी बुक करनी है तो मेल ही बुक करके देता था उनको। उनके पास कौन से अकाउंट हैं, क्या क्रेडिट कार्ड है, बच्चों की फीस कैसे जाती, कुछ भी नहीं पता था। बट इतना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रहा कि दे हैव लॉस अपने हस्बैंड को ही। ऐसी ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी मैं जानता हूँ जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं एक पोजीशन के बाद। अब क्या है कि अगर आपको
आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है फाइनेंस की, आपने उसको पकड़ा नहीं है, आप कैसे मैनेज करोगे सडनली? तो इसलिए डे वन से उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। जब मेरी वाइफ मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि हम हमारे ये खर्चे कहाँ हैं, इतनी अर्निंग कहाँ है, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसको इतना इंटरेस्ट है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड मैं उसको प्रोएक्टिवली बताता भी रहता हूँ कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, इससे ये फ़ायदा होने वाला है। तो ये समझ रखना बहुत ज़रूरी है, और इतना इसको समझने के लिए अचानक से आपको एक्सपर्टीज़ नहीं आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि 20% ही आपको देना है, 80% आपको मिल जाता है बाकी चीज़ों से। तो आपको थोड़ा इसको फ़ॉलो अप रख के चलना पड़ेगा। और फीमेल्स का जैसा हम देखते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो वैल्यू होती है, आप उनकी चाहे घर में वैल्यू कर लीजिए, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे वैल्यू कर लीजिए, वो तभी पॉसिबल है, वो तभी आएगा। जो जेंडर गैप की हम बात करते हैं, वो तभी कम होगा जब फीमेल्स स्ट्रांगली अपने फाइनेंसेस को, अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करेंगी और मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे कि बॉस ठीक है, योर डिसीजन इज राइट बट हियर इज माय 2 सेंट्स। एग्जैक्टली। और मेल काउंटर पार्ट्स को भी शायद ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन डिसीजन की रिस्पेक्ट भी बराबर से कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए सर, अब आप इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि फिनटेक है, आपकी कंपनी भी एक फिनटेक है, आजकल बहुत सारे फिनटेक हैं। यहाँ पर पूरी हमारे साथ बहुत सारे फिनटेक्स ऐसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे फिनटेक आते हैं। लेकिन इसके अलावा आपकी जो कंपनी है, वो कैसे इन सब चीज़ों में लोगों की हेल्प कर पा रही है? आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, हम लोगों का मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेरी जर्नी एक गांव से शुरू हुई, फिर गांव से मैं कस्बे में आया, कस्बे से शहर में। तो मैंने देखा है कि जो हमारी एक सोसाइटी है ना, वो क्रेडिट स्टाफ सोसाइटी है। वो गैप बहुत ज़्यादा है क्रेडिट का। डिस्पाइट हमारे पास सैकड़ों बैंक हैं, हज़ारों एनबीएफसीज हैं, हज़ारों आपके जो अदर लेंडर्स हैं, जिसमें आपके कोऑपरेटिव बैंक्स और निधि कंपनियां हैं, बट अभी भी वो गैप कहीं ना कहीं है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमने डिजिटल मॉड मेथड अप्लाई किया कि डिजिटल मॉड से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आज के टाइम में 8 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। मेरे यूज़र्स अंडमान में भी बैठे हैं, मेरे असम में भी बैठे हैं, मेरे केरला में भी बैठे हैं, हालाँकि मेरा ऑफ़िस नोएडा में है। तो इसके थ्रू वो कहते हैं ना, बाउंड्री लेस वे में हम अपना इसको स्प्रेड कर पा रहे हैं, अपनी सर्विसेज़ को एंड ऑफरिंग को। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हम बहुत अर्ली एज पे लोगों को अपने साथ एंगेज करें, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दें, साथ-साथ उनको बोरोइंग की राइट हैबिट्स के बारे में भी बताएं कि पहला भाई, कि जब आपको तभी बोरो करना है जब आपको अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। आप अपने स्कोर कैसे बिल्ड कर सकते हो एक छोटी बोरोइंग को लेके, उसको रीपे करके, और स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं अगर आप नहीं पे करते हो या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम उनको इम्बाइब करते हैं, एडुकेट करते हैं फ्रॉम डे वन। और हमारा मोटिव ये है कि जो अंडर बैंक जनता है, उसको हम बैंकेबल बनाएं। ओके सर, मुझे इससे एक बात याद आई। आपने कहा कि लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि उनको लोन तभी लेना चाहिए जब उनको ज़रूरत हो। बट आजकल तो ऐसे-ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि लोगों को अगर एक हॉलिडे पे जाना है, तो वो उसके लिए भी एक लोन की प्लानिंग कर लेते हैं कि हम इसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा ओवर स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, या फिर छोटा-मोटा जो आपका पर्सनल लोन होता है वो ले लेते हैं। हालाँकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते जो उन्हें शायद देखनी चाहिए। तो कैसे आप ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं? देखिए, ये ट्रेंड किसी भी डेवलपिंग नेशन का एक ट्रेंड है, और जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप्ड नेशंस की तरफ मूव होती जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बोरोइंग एक हैबिट बन जाती है लोगों को अपने शौक पूरे करने, और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। ये एक अच्छी इकोनॉमी का एक पार्ट होता इकोनॉमी है। के लिए तो ये बेशक जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा होता बैंक्स है, के लिए बहुत अच्छी बात क्योंकि है। वो एक अच्छा पार्ट नहीं है कि आपके अकाउंट में बस पैसे ही जमा हो, आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमी की साइकिल होती है कि आप खर्चिए और जो गैप है उसको बैंक से या फिर अपनी बोरोइंग से फुलफिल करिए। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि एक होती है डिलिजेंट बोरोइंग, जिसमें आप एक थॉटफुल बोरोइंग करें कि कितना मैं ले सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ और कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ओवर बोरोइंग हार्मफुल होती है। तो जो भी मान लीजिए आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, रेदर देन आपने एक एफडी रखा है, वो 6% आपको दे रही है, विज़ ये हॉलिडे वाला आपको एक 0% ईएमआई पे वही चीज़ अवेलेबल कर रहा है, तो क्यों आप अपनी एफडी या सेविंग्स डाइल्यूट करोगे? आप इसको 0% पे ले लो। यहीं पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती है, और थोड़ी-सी माइन्यूट थिंकिंग भी ज़रूरी है यहाँ पे। जी, बिल्कुल। सर, ऐसे ही जैसे सिबिल स्कोर, ये वर्ड सब सुनते हैं एक्चुअली, और आई थिंक कि ऑलमोस्ट अब तो आधे से ज़्यादा जनता को ये पता भी है कि सिबिल स्कोर क्या होता है। बट स्टिल इसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता हैं, कि जैसे आपके अगर आप ये लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं देंगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? देखिए, अब क्या होता है कि ये तो वन बेसिक, पहले तो आपको अपना स्कोर शुरू कराना पड़ता है, बिकॉज़ अगर आपने बोरोइंग नहीं करी है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ किया है, तो आप एक एनटीसी है, न्यू टू क्रेडिट है, आपका स्कोर हमेशा -1 0 में रहेगा।
तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी बैंक के पास जाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, आप एनटीसी हैं, आपका कोई स्कोर नहीं समझ में आता है, लेकिन आप 30 साल या 36 साल के हैं, आप इस टाइम किसी बैंक को अप्रोच करेंगे और वो देखेगा कि अभी तक आप एनटीसी हैं, तो उसके मन में जरूरी क्वेश्चन आएगा कि बस अभी तक आपको कोई लोन की रिक्वायर नहीं पड़ी अचानक। तो इसलिए एक राइट एज पे आपको अपनी एक क्रेडिट लाइन शुरू करना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे ये स्मॉल बोरोइंग हो, जिससे आप अपना स्कोर जनरेट कराना शुरू करिए। अब एक तो बहुत बड़ा उसमें है कि अगर आपने ईएमआईज़ बाउंस करी या क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं दिए, तब तो आपके स्कोर ड्रास्टिकली डाउन होंगे और फर्दर फ्यूचर में आपको लोन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो आजकल मैंने ट्रेंड देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़। तो इंक्वायरीज़ का मतलब जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो या कार लोन हो, जब भी आप उसके लिए इंक्वायर करते हैं तो आपके ब्यूरो में एक इंक्वायरी जनरेट हो जाती है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए ढूंढ रहे थे कोई फाइनेंसिंग पार्टनर। अब इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, 100 चैनल्स पे डाल दिया, 100 बैंक्स पे, एनबीएफसी, तो उसमें हर इंक्वायरी पे आपका 5.3 to 5 पॉइंट डिडक्ट होता है। तो ये एक आपके सिविल स्कोर को डाउन लाने में बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं अपना रोल रखता है। तो उसमें अगर आपको जेन्युइन नीड नहीं है तो आप मत करिए, और जब भी आप करें अपनी पूरी थॉटफुली एक बार रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट से कि क्या बेस्ट है, उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करिए जहाँ पे आप श्योर हो कि हाँ मुझे सही टर्म मिल रहे हैं, मेरे को यही इंक्वायर करना है, नहीं तो आपका स्कोर उससे भी गिरता जाएगा। और जब दूसरे बैंक के पास या किसी एनबीएफसी के पास आपकी फाइल जाएगी तो आप वो सोचेगा कि आप क्रेडिट हंग्री हो, आप हर जगह ढूंढ रहे हो पैसा, तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। तो इसलिए बहुत ही रैशनल इंक्वायरीज जरूरी हैं, बहुत ही रैशनल रिक्वेस्ट जरूरी है फाइनेंस। बट ये कैसे कि हमारा अगर हम इंक्वायर कर रहे हैं तो उससे ये भी तो हो सकता है कि हम इंक्वायर, ऑब्वियसली हर इंसान इंक्वायर इसलिए करता है कि वो जानना चाहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसको अच्छा चीज़ें दे रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है, तो वो तो जानना भी ज़रूरी है। बट अगर उससे हमारे सिबिल स्कोर पे फ़र्क पड़ेगा तो फिर ये तो लोगों के लिए काफ़ी वो बात हो जाएगी। नहीं, उसमें मैंने बोला रिसर्च करिए आप। रिसर्च आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन में देख के आरओआई, प्रोसेसिंग फी, प्री क्लोजर चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसमें आपका सिविल पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीज़ें भर देंगे, वो आपसे परमिशन लेंगे, ऐसे नहीं होगा, वो आपसे परमिशन भी लेते हैं कि ठीक है हम आपका ब्यूरो रन करेंगे, तब फिर वो आपकी इंक्वायरी जनरेट होती है। ओके, तो उस इंक्वायरी जब आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद फिर आप 4 जगह वो चीज़ अप्लाई करके और फिर एक जगह आप ले रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली चीज़ें खराब करेगा। जी बिल्कुल। और सर इसके अलावा हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर आपने कहा कि लोगों को अपनी एक सर्टेन एज पे मतलब बोरोइंग कर लेनी चाहिए, तो वो बोरोइंग किस तरह की होनी चाहिए कि लाइक वो क्रेडिट कार्ड से भी उनका सिविल स्कोर डेवलप हो जाता है, वहाँ से शुरू हो सकता है, या फिर और भी कोई तरीके हैं जिससे कि वो अपना सिविल स्कोर डेवलप कर सकते हैं? देखिए आइडियली तो जैसा मैंने बोला हम डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, तो एजुकेशन लोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ अलाइन हो जाती है। आजकल एजुकेशन लोन्स के खर्चे भी है, तो एक तो वो हो सकती है। अदरवाइज एक राइट एज पे जैसे ही आपकी सैलरीज क्रेडिट होना शुरू होती है, बैंक आपको ऑफर करना शुरू करता है आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लीजिए उसको, बिल्कुल रैशनली यूज़ करिए, तो वो आपको सबसे अच्छा हेल्प करता है। बाकी फिर अगर आप किसी तरह का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट एक राइट टाइम पे वो ट्रिगर होना जरूरी है कि आपका ब्यूरो स्कोर जनरेट होना शुरू हो। बिल्कुल। और चलिए फिर से एक बार वुमेन्स पे आ जाते हैं, और ये कि वुमेन्स को अब जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं वुमेन्स, तो उनको लोन कैसे आसानी से मिल पाएगा, या फिर ऐसे क्या प्रोसेसेस हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि ये कोई जेंडर गैप की बात नहीं है, बट मोस्टली लोग जो पेपर वर्क है उससे काफ़ी डरते हैं कि वो बैंक के पास जाएंगे, इतने पेपर मांगेंगे, ये कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये एफिडेविट देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के अलावा सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्या ऐसे में वुमेन्स को आसानी से लोन लेने का कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वो आसानी से लोन वगैरह ले सकती हैं? जी, इस पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो मुद्रा लोन है जो गवर्नमेंट का है। तो अगर एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, उनको कुछ करना है तो वो मुद्रा लोन ले सकती है। प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब पहले जो एक थॉट था कि हरकुलियन टास्क है, एक पूरा पोथी साइन कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो रिक्वायरमेंट केवाईसी और बेसिक डिटेल्स की होती है, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुद्रा लोन ले सकते हैं आप शुरू करने के लिए। उसके अलावा कुछ प्राइवेट फाइनेंसर जैसे बजाज ने शुरू किया है कि आप अप टू 1 लाख रुपीज़ का लोन उनसे, एक फीमेल एंटरप्रेनर है, विलिंग एंटरप्रेनर है, अभी शुरू नहीं किया है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे भी ले सकते हैं उनसे। कुछ निधि स्कीम्स हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी बहुत हेल्प करती हैं। अगर छोटे लेवल पे आप कुछ बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं और आपको लोन चाहिए,
तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसको आपको चूज़ करना है। आई थिंक आपके लिए कौन-सा सूटेबल है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जी। और सर आपकी कंपनी के क्या एक्सपेंशन के प्लान्स हैं अगले 5 सालों में फिर? सो हमारा प्लान ये है कि हम लोग भी आई थिंक फीमेल्स एम्पावरमेंट को ज़रूरी प्रमोट करते हैं। हमारे पास स्पेशल लोन टू विमेन एक स्कीम है, जहाँ पे हमारे चार्जेस और जो इंटरेस्ट वगैरह हम काफ़ी लो रखते हैं। उससे हमने देखा है कि उस लोन की जो परफॉर्मेंस रही है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है, क्योंकि फीमेल्स बहुत ही चूज़ी होती हैं, वो बड़ा पर्पसफुली लोन लेती हैं। अगर उनको नहीं ज़रूरत है तो ओवर स्पेंडिंग के लिए वो नहीं लेंगी। तो हमारा भी अपना कंफर्ट रहता है, जो हमारे मैट्रिक्स हैं वहाँ पे वो मैच होता है। तो हमारा अभी हम लोग लगभग 90 सिटीज़ में ऑपरेट हैं। हमारा टारगेट है 900 सिमिलर सिटीज़ में एक्सपेंड करने का इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सर ऑल द बेस्ट फिर आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके लिए बिल्कुल आप आगे जाएँ, आप अपने प्लेटफ़ॉर्म को और ज़्यादा एक्सपैंड करें और ज़्यादा लोगों तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहुँचा सकें। हमारी यही कामनाएँ रहेंगी आपके साथ। थैंक्स, थैंक यू। जी। और इसके साथ ही आप भी हमारे साथ बने रहें और फाइनेंस के फंडे को देखते रहें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके क्या सवाल हैं। इसके साथ ही आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके जो जवाब हैं वो अपने अगले एपिसोड में लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही और एपिसोड ज़रूर लाते रहेंगे। तो बाकी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।